नमस्कार सभी को। जैसे कि परिचय में बताया गया, आज हम भारतीयता के 10 सूत्रों को जानने जा रहे हैं। जब हम भारत कहते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आता है कि भारत जो है एक भौगोलिक प्रदेश है। हिमालयं समारभ्य यावदिंद सरोवरम तंदेव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, ऐसा एक श्लोक भी बताया जाता है और उसको एट्रीब्यूट किया जाता है बृहस्पति आगम में ये श्लोक है, ऐसा बहुत जगहों पर एट्रीब्यूट किया जाता है। मगर बृहस्पति आगम का ग्रंथ कहाँ पर मिलता है ये ढूंढने पर नहीं मिल रहा है और उस श्लोक भी उसमें होने की संभावना नहीं है। यह श्लोक जो है ये सावरकर जी ने लिखा था। सावरकर जी ने ये श्लोक बनवाया था कि हिंदू एक जियोग्राफिकल प्लेस है। कौन सा प्लेस है ये बताने के लिए लोगों को संस्कृत में अगर होता है तो ज़्यादा अपील होता है, इसलिए ये सावरकर जी द्वारा प्रचलित किया हुआ, प्रोपगेट किया हुआ श्लोक है। एक भौगोलिक प्रदेश है ऐसा ये श्लोक बताता है। उस श्लोक के अनुसार हम देखा जाए तो हिमालय से इंदु सरोवर तक, इंदु सागर तक जो है ये जो प्रदेश है ये भारत है, ऐसा वो श्लोक बताता है। किंतु वास्तविकता में हम देखा जाए तो 9 वर्ष जो है, अरिलाव्रत वर्ष, भद्राश वर्ष, ऐसा जो 9 वर्ष है, नववर्षाणाम मध्ये भारत वर्षे ऐसा कहते हैं। जियोग्राफिकली नौ प्लेसों को, भौगोलिक रूप से 9 वर्षों को हम खंडित खंडित करके हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें भारत वर्ष एक वर्ष है। तो भारतवर्ष जो है बहुत विस्तार है, हिमालय से उस पार भी बहुत विस्तृत है, इसलिए केवल हिमालय से समुद्र तक ही भारत है ऐसा भी कहना अनुचित है। किंतु जब सावरकर जी का समय था, उस समय के पॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण लोगों के अंदर एक एकात्म भाव, आइडेंटिटी का भाव जो है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाने के लिए उन्होंने उसको प्रोपगेट किया। किंतु हमें ये समझना चाहिए, जिसे अखंड भारत कहते हैं उससे भी विस्तृत भारतवर्ष है, जिसे अखंड भारत के नाम से पॉलिटिकली आज हम जिसको जानते हैं उससे भी विस्तृत भारतवर्ष है। तो ये भारत शब्द का अर्थ क्या है? भासी भायाम वा रतः भारतः। भा यानी प्रकाश, आप देखे होंगे भास्कर नाम होता है, तो भाः करोति इति भास्कर, प्रकाश का कारक होने के कारण उसको भास्कर कहते हैं, सूर्य को। उस प्रकार अब शुभ, आभा, प्रभा, ये इन सब जगहों पर अब भा शब्द का प्रयोग जो है प्रकाश के रूप में हम देखते हैं। तो ये प्रकाश क्या है? ये परब्रह्म चैतन्य को ही सूर्य के रूप में प्रकट है, ऐसा हम भारतीय मानते हैं। तो सूर्य ही परमात्मा है। तो उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, ऐसा जब हम पूछते हैं तो सच्चिदानंद, सत चित आनंद, वह सत है यानी सत्य है, हमेशा रहता है। सत्य वह होता है जिसका विनाश नहीं हो सकता। चित यानी उसका स्वरूप प्रकाश है, और आनंद, आनंद उसका गुण है। स्वरूप क्या है? सत्य है। चित्त क्या है? उसका गुण है। आनंद उसकी अनुभूति है। तो यह परमात्मा का स्वरूप है। तो इसलिए भाह को, प्रकाश को हम अत्यंत उच्च स्तर में रख के देखते हैं, उसी को परमात्मा मानते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए जो रत है, जो प्रयत्नरत है, प्रयासरत है, वह भारत है, ऐसा हम इंडिविजुअली मीनिंग कर सकते हैं। यह पूरा भौगोलिक प्रदेश, पूरा भारतवर्ष ही उस प्रकार की जीवन शैली से चलने के कारण इसे भारतवर्ष कहा जाता है। अग्नि को भी भारत कहा जाता है, जैसे प्रकाश को भा कहते हैं, अग्नि को भी भारत कहता है। अग्नि महांगस्य ब्राह्मण भारतोसी, ऐसा एक वाक्य यजुर्वेद में आता है। अग्नि को, अग्नि तुम महान हो, तुम ब्राह्मण हो और तुम भारत हो, ऐसा अग्नि को, अग्नि के ऊपर आरोपित करते हैं भारत शब्द को। इस प्रकार हम भारत शब्द का अर्थ देखा जाए तो यह आध्यात्मिक अर्थ है। राजनीतिक रूप से ऋषभदेव का बेटा, जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके प्रथम पुत्र जो थे, उनके बेटे भरत के कारण भरत ने इस पर राज किया, इसलिए इसको भारत कहा जाता है। ऐसी एक ऐतिहासिक तथ्य भी इसमें है।
दूसरा पक्ष यह है, ये सूर्य वंश चंद्रवंश दो वंश थे, तो चंद्रवंश में और एक भरत थे। तो अभिज्ञान शाकुंतल काव्य में आप देखे होंगे, राजा शंतनु और शकुंतला के जो बेटे थे, कण्वाश्रम में जिसका जन्म हुआ, वह आगे जाके इस प्रदेश पे, इस पूरे वर्ष पे राज किया, इसलिए उसके नाम से यह भारतवर्ष जाना जाता है। ऐसा भी यह ऐतिहासिक तथ्य है। दो भरत थे, भरत हुए, सूर्यवंश में एक भरत हुए, चंद्रवंश में एक भरत हुए, उन दोनों के कारण यह नाम पड़ा, ऐसा भी एक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य है। उसके अतिरिक्त हम इसके गुण स्वभावों को देखेंगे, इस प्रदेश के जीवन शैली को देखेंगे, तो आध्यात्मिक रूप से भी भासी भायाम व रतः भारतः, प्रकाश को प्राप्त करने में जो रत संतति है, वो संतति जहाँ रहती है उसे भारत कहा जाता है। केवल इस भौगोलिक प्रदेश में निवास करने के कारण ही क्या हम भारतीय बन जाएंगे, यह आज का प्रश्न है। हम भारतवासी है इसलिए हम भारतीय है, ऐसा लोगों का मानना है। ये क्या केवल पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, या कल्चरल आइडेंटिटी है, या रेशियल आइडेंटिटी है, या किस प्रकार की आइडेंटिटी है? कि ये आइडेंटिटी मात्र है या उससे अधिक कुछ है, ये हम देखेंगे। ये समझने के लिए हमें भारतीयता क्या है, भारतीयता के 10 बिंदुओं के रूप से मैंने इसे यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किया है। भारतीयता के 10 सूत्र, ये 10 सूत्र क्या है ये देखेंगे। एकात्म दृष्टि, विविधता का सम्मान, दायित्व दिव्यत्व प्रकटन, ईश्वर निष्ठा, समुत्कर्ष, सामूहिक चरित्र, पारिवारिक मूल्य, दायित्व बोध, शास्त्रीय जीवन दृष्टि, इतिहास से बद्ध नहीं होना अथवा नई परंपराओं का निर्माण करना। यह जो 10 बिंदु है, यह हमें भारतीय बनाते हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला वाला बिंदु है कि एकात्म दृष्टि। समूची सृष्टि जो है, ये एक ही सृष्टि है, यानी एक ही वस्तु से बनी है। कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशन जो होता है, जैसे वेदांत में एक उदाहरण दिया जाता है कि मिट्टी जो होता है, मिट्टी से अलग अलग प्रकार के पात्र बनते हैं। पात्रों का स्वरूप, प्रयोजन अलग अलग होते हैं, किंतु पात्र में जो मूल मिट्टी है वह एक ही है, केवल एक ही द्रव्य से वह बना है। तो उपादेय कारण, उपादान कारण, ऐसा 2 प्रकार के कारण होते हैं। तो उपादेय कारण, उपादान कारण, यानी जो मिट्टी, उपादेय कारण जो है मिट्टी है, उपादान कारण जो है वह जिस कुम्हार ने बनाया, जिस मिट्टी से बनाया, वह उपादान कारण है। अभी सृष्टि जब चल रही है तो इस सृष्टि में पंचमहाभूत है, अनेक जीव, 84 लाख प्रकार के जीव है, मगर इसका उपादेय कारण क्या है? परमात्मा ही है। उपादान कारण क्या है? वो भी परमात्मा है। इस प्रकार उपादेय कारण, उपादान कारण, घड़े बनने के लिए जो मिट्टी लगता है वो मिट्टी भी परमात्मा ही है, और उस मिट्टी को लेकर घड़ा बनाने वाला कुम्हार जो होता है, पॉटर जो होता है, वो भी परमात्मा ही है। इस प्रकार भारतीय तत्वज्ञान यह है कि परमात्मा ने अपने आप को, स्वयं को इस रूप में प्रकट किया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ऐसा एक उपनिषद वाक्य है, वह उसने इसका सृजन किया, सृजन करने के बाद उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार अपने आप को ही सृष्टि के रूप में परमात्मा ने मैनिफेस्ट करने के कारण हम मिट्टी में भी, पत्थर में भी, वस्तुओं में भी, व्यक्तियों में भी, प्राणियों में भी, पशुओं में भी, पक्षियों में भी, सब जगह जो है व्याप्त परमात्मा जो है, उसे जो हम देखते हैं वह एकात्म दृष्टि है। इस एकात्म दृष्टि तक पहुंचने के लिए, मतलब अनुभूति के स्तर पर इस एकात्म दृष्टि तक पहुंचने के लिए हम विविध प्रकार के प्रयास करते हैं, उन प्रयासों को ही हम व्यवहार करते हैं। ये जैविक एकता है, मगर विभिन्न रूपों में व्यवहार के अनुकूल यह प्रकट हुआ है, यह अभिव्यक्त हुआ है। ये एकात्म दृष्टि जो है, यह विश्व में किसी प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती है। यह दृष्टि जो है भारतवर्ष में ही
दिखाई पड़ती है। दूसरी बात यह है कि हम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ऐसा स्तोत्र है, देवता की स्तुति होती है। अखंड मंडल यानी एक ही विभिन्न रूप से प्रकट हुआ है, यह हम जानने के कारण व्यक्ति जो होता है या हम होते हैं, हम है, तो हमें परिवार चाहिए, यानी हमारा विस्तृत रूप जो है वो परिवार है। ममत्व शब्द का प्रयोग होता है हिंदी, यानी मेरा, ऐसा शब्द ममत्व किस में होता है? परिवार, पारिवारिक जनों में होता है। ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, ये मेरे पिताजी है। ऐसे आत्मीयता जो है, आत्मा यानी मैं, आत्मीयता यानी उसको भी इंक्लूड करना। अब जो हम नहीं है उसे हम इंक्लूड करते हैं, तो वह आत्मीयता है। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति हम ये अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूं, ऐसा हम मानते हैं। उसको तुमने गाली दिया तो मुझे गाली दिया, ऐसा हम कहते हैं व्यवहार में। तो ये क्या है? उसे हम मेरा ही विस्तृत, मेरा ही एक्सटेंडेड रूप मानते हैं, मेरा ही विस्तृत रूप मानते हैं। इस प्रकार उसे आत्मीयता कहते हैं। तो यह आत्मीयता कहाँ पर होती है? व्यक्ति से परिवार में, परिवार तक विस्तृत होती है। परिवार के बाद ये हमारा समाज है। मैं ये जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, ऐसा ठाकुर समाज, ऐसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। समूची समाज जो है, उस समाज को, ये हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, ऐसा हम वो परिवार का ही भाव, ममत्व भाव जो है, आत्मीयता ही विस्तृत जब होती है व्यक्ति की, तो वो समाज तक विस्तृत होता है। विस्तृत होने के बाद राष्ट्र तक वह विस्तृत होता है बाद में। यानी ये पूरा, ये राष्ट्र जो है ये हमारा है। हमारे राष्ट्र में किसी को भी कोई भी हानि होती है तो हमें दुख होता है। कोई सैनिक वहाँ बॉर्डर पे मरता है तो हमें दुख होता है। क्यों होता है? ये हमारा राष्ट्र है और ये हमारा राष्ट्र के सैनिक है, यानी हमारे है। ये आत्मीयता जो है ये विस्तृत होकर राष्ट्र तक पहुंचती है। राष्ट्र तक पहुंचने के बाद और भी विस्तृत होता है यदि शिक्षा से, एजुकेशन से। तो ये पूरी सृष्टि जो है, ये सृष्टि जो है, ये इसमें आत्मीयता हमारी बन जाती है। हमारा विकास उतना होना चाहिए, बौद्धिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे विस्तार अगर होता है तो पूरे राष्ट्र को ही हम आत्मीयता से देख सकते हैं। तो और उस केवल राष्ट्र को ही नहीं, सृष्टि के बाद में परमेष्टि जो है, परमेष्टि जो व्यक्त अव्यक्त रूप में जो परमात्मा है, उस परमात्मा को मैं ही हूँ, यानी मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही इन भिन्न रूपों में प्रकट हुआ हूँ। सृष्टि के रूप में, पंच महाभूतों के रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूँ, और उसमें और मुझ में भेद नहीं है। ये जो अंततोगत्वा जो ये परमेष्टि ज्ञान है, वहां तक भी ये पहुंच सकता है। तो ये अखंड मंडल है। व्यष्टि और समष्टि जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अखंड मंडल जीवन दृष्टि जो है, ये हमारी जीवन दृष्टि है। ये इस बात को भारतीय लोग जो है पहचानते हैं। अंततोगत्वा तादात्म्य, तत् यानी वह, आत्म यानी मैं, उनसे वो तादात्म्य हो गए, ऐसा कहते हैं ना, तादात्म्यता से काम करते हैं, यानी उसमें और मुझ में भिन्नता ही नहीं रही। ऐसे जब हम हो जाते हैं तो उसको तादात्म्यता कहते, तादात्म्य या तादात्म्यता, हिंदी में तादात्म्यता कहते हैं, शायद संस्कृत में तादात्म्य कहते हैं। तत् आत्म यानी उसमें एक हो जाना, उसको तादात्म्य कहते हैं। तो ये दृष्टि, तो इस दृष्टि का व्यवहार किस प्रकार से होता है? हम किसी व्यक्ति को परिवार आत्मीय मानते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं? उनसे रिलेशन अगर बने रहना है, परिवार में एक व्यक्ति रहना है, तो परिवार ठीक से चलना चाहिए, तो बहुत सारे नियमों का उसको पालन करना पड़ता है, लेन देन इत्यादि होते रहते हैं। तो ये सब जो है सुव्यवस्थित रूप से होने के लिए धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे सिखाते हैं बच्चों को। ज्यादा गुस्सा करके करेंगे तो फैमिली टूट जाते हैं, ये गुस्से के कारण राष्ट्र भी टूट जाते हैं। तो ये जो नियम है, धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 जो है, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन्हीं के कारण जो है परिवार टिकते हैं, समाज टिकता है, राष्ट्र टिकता है। सृष्टि से, परमेष्टि से हमें तादात्म्य हमारा बनता है। ये 10 धर्म लक्षण है। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है, ऐसा जब कोई कहते हैं तो सनातन धर्म कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई टूटे हुए मंदिर नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है।
वो सब ऐतिहासिक बातें हैं। ये जो मूल्य है, धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, क्रोध इत्यादि जो धर्म के मूल अंश है, इनको हम सनातन कहते हैं। ये सनातन धर्म है। और एक प्रसिद्ध श्लोक है, बचपन में सिखाया जाता है सुभाषित के रूप में, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवाः। सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है, भ्राता है, दया मेरे मित्र है, सखा है, शांति ही मेरी पत्नी है, क्षमा ही मेरा पुत्र है, षडेते मम बांधवा, ये 6 जो है मेरे बांधव है, परिवार है। ऐसा एक प्रसिद्ध सुभाषित हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे सत्य जो है, सत्य, ज्ञान, दया, शांति और क्षमा, यह सनातन धर्म है। यह मूल्य ही सनातन मूल्य है। इनका आचरण ही सनातन धर्म का आचरण है। तो ये क्यों ऐसा आचरण, ये मूल्य कहाँ से आए? ये मूल्य अखंड मंडल जीवन दृष्टि के कारण आए। ये दृष्टि से सिद्धांत आता है, सिद्धांत का आचरण व्यवहार में होता है। तो अखंड मंडल जीवन दृष्टि हमारी पहली बिंदु है। विविधता का सम्मान, ये पहले हमने देखा कि एकात्म है, यानी एक ही मिट्टी से बने हैं सारे घड़े, मगर घड़े अलग अलग है। एक खाना बनाने, चावल बनाने के लिए एक घड़ा होता है, पानी रखने के लिए एक अलग घड़ा होता है। इस प्रकार व्यवहार के लिए, आवश्यकता के लिए, सुविधा के लिए अलग अलग प्रकार के रूप बनते हैं। उसी प्रकार एक ही परमात्मा से 84 लाख योनियां, ऐसा कहते हैं ना, तो 84 लाख प्रकार के जीवराशि है, पंचमहाभूतों से बने हैं। तो ये जो विविधता है, ये विविधता को हम एक करना नहीं चाहते हैं। एकात्मता है मगर एकता या एक रूपता नहीं है। एक रूपता और एकात्मता, इसमें अंतर समझना चाहिए हमको। वननेस और यूनिफॉर्मिटी में अंतर है। तो वननेस जो है वह एकात्मता है, यूनिफॉर्मिटी जो है एक रूपता है। सब बच्चे स्कूल में एक जैसे कपड़े पहन के आना चाहिए, एक जैसे व्यवहार करना चाहिए। तो एक रूपता लाने की जो प्रक्रिया है, ये पश्चिमी दृष्टिकोण है कि एक जैसा बनाओ। एक ही प्रकार की शिक्षा जो है 12वीं कक्षा तक जो है बचपन से सबको दी जाती है। देश में 4 करोड़ बच्चे स्कूल जाएंगे तो 4 करोड़ बच्चों को एक जैसा शिक्षा देंगे, एक जैसा व्यवहार सिखाएंगे। तो एक रूपता लाने का प्रयास जो है समाज इत्यादि में किए जा रहे हैं। मगर भारतीय लोग जो है विविधता का सम्मान करते आए हैं परंपरा से, क्योंकि उनको पता है कि भेद जो है ये पूरक है, बाधक नहीं है। विविधता का सम्मान दूसरी बिंदु है। तीसरी बिंदु यह है कि दिव्यत्व का प्रकटन ही जीवन ध्येय है। व्यक्ति शब्द कम करते हैं मनुष्य को। व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? जो व्यक्त करने में समर्थ है वह व्यक्ति है। मनुष्य के अंदर जो स्वभाव होता है, जो जन्म के समय प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के अनुसार उसका जन्म होता है। मनुष्य के रूप में होना है, प्राणी के रूप में होना है, किस रूप से होना है इत्यादि जो है प्रारब्ध से ही निर्धारित होते हैं। वह प्रारब्ध जो है उसके चित्त में प्राण के रूप में वह स्थित होता है, वही उसका स्वभाव होता है। उस स्वभाव का प्रकटीकरण, उस स्वभाव का एक्सप्रेशन ही, कंप्लीट एक्सप्रेशन ही व्यक्ति का जीवन ध्येय होता है। विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य में अंतर्निहित जो पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। हम किसी को संगीत सिखाते हैं तो संगीत से जो है जो रस निकलता है, जो आनंद निकलता है, वह आनंद उसका स्वभाव है। उस स्वभाव का जो अभिव्यक्तिकरण उस कला के माध्यम से, गायन नामक कला से हो रही है। चित्रकला भी है। ऐसे कई प्रकार, किसी भी प्रकार की कला को ले लीजिए आप, जो है वह अंतर्निहित स्वभाव की अभिव्यक्ति ही है। तो इस प्रकार मनुष्य कितने प्रकार के अभिव्यक्ति करने में समर्थ है, कितने एक्सपैंड होने में, कितने विस्तृत होने में, कितना विस्तार होना संभव है, उतना विस्तार उसका करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। दिव्य शिक्षा का उद्देश्य यानी जीवन का उद्देश्य को समझाने के लिए ही शिक्षा होती है, इसलिए उसको जीवन का उद्देश्य भी हम कह सकते हैं। तो दिव्यत्व प्रकटन ही भारतीय लोगों का जीवन ध्येय है। वह स्वभाव क्या है? वह स्वभाव दिव्य होता है। उसमें 3 बातें हैं।
दिव्यत्व प्रकटन में 3 सब डिविजन्स है। पहला वाला जो है एकत्व। मैं इस सृष्टि के लिए जो कारण बना है, जिस शक्ति से यह सृष्टि हुई है पंच महाभूतों वाली, वह और मैं ये दोनों एक ही है, वहां तक जो है हम जा सकते हैं। तो वह एकत्व है, एकत्व के अनुभूति तक हम जा सकते हैं, वह एकत्व है। दूसरी बात अद्वितीयता है, यूनिकनेस। आप देखिए मेरे 5 उंगलियां है राइट, इस हाथ में, दाएं हाथ में, तो 5 उंगलियों के जो है अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में इतने सारे लोग हैं, किसी का भी एक दूसरे से मैच नहीं होता। यहाँ तक कि एक पेड़ होता है तो एक पेड़ में 10 लाख अगर पत्ते हैं तो उन पत्तों में एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं रहता है। तो ये जो विविधता है, विविधता के साथ साथ अद्वितीय भी है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता है, अद्वितीय है। एक व्यक्ति, 4 बच्चे होते हैं तो 4 बच्चों में से चारों बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसा दूसरा बच्चा नहीं रहता है। तो ये जो यूनिकनेस है, अद्वितीयता है, इस अद्वितीयता का प्रकटन, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा कर देता है तो उसके स्वभाव में जन्म के समय में प्रारब्ध के कारण उसमें उस विषय में प्रकटीकरण सामर्थ्य अधिक रहता है, वह उसकी यूनिकनेस है, अद्वितीयता है। कोई व्यक्ति दूसरे विषय में अच्छा करता है क्योंकि वह उस विषय में अद्वितीय है। तो इस प्रकार प्रत्येक को अपने अद्वितीयता का, अपने यूनिकनेस का संपूर्ण विकसन करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। इसके अनुरूप जो है जीवन दृष्टि, जीवन व्यवहार भारत में बना है। यह अद्वितीयता का सम्मान, अद्वितीयता एक्सप्रेस करना। और जैविक संबंध, हम ये भी जानते हैं ये सब कुछ एक ही से बना है, एकात्म है और अद्वितीय है। एकात्म अद्वितीय होने के साथ साथ अद्वितीय वस्तुओं में, विषयों में, व्यक्तियों में संबंध है। जैसे एक पत्ते अलग अलग होते हैं ऐसा मैंने कहा, मगर एक पत्ता दूसरे पत्ते से जुड़ा हुआ है। आप पेड़ के किसी भी टहनी में कोई कुछ भी क्षति पहुंचती है तो सारे पत्ते जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो ये जो इंटररिलेशन है, अंतर्निहित संबंध है, परस्पर संबंध, एकात्म और अद्वितीय होने के साथ साथ जो परस्पर संबंध है, अंतर्निहित संबंध, इस संबंध का भी सम्मान करना, उसका उपयोग करना, उसको समझना दिव्यत्व प्रकटन का अंग है। दिव्यत्व प्रकटन ही जीवन ध्येय है। और चौथी बात यह है कि ईश्वर निष्ठा। भारत में कोई भी बात होती है तो वह ईश्वर प्राप्ति के लिए होती है। आप देखिए कला से लेकर भरतनाट्य इत्यादि जो भी कलाएं हैं, उन कलाओं को साधना कहा जाता है। साधना यानी क्या साधना? योग साधना। योग यानी जुड़ने की प्रक्रिया तक पहुंचने के प्रयास जो है, उस प्रयास को ही साधना कहते हैं। तो वो किससे जुड़ना चाहते हैं? तो ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। तो भरतनाट्य इत्यादि किसी भी प्रकार के नृत्य प्रक्रिया को ले लीजिए, नाटकों को ले लीजिए, संगीत को ले लीजिए, किसी भी कला को आप ले लीजिए, भारतीय कलाओं को, उसका अंतिम उद्देश्य जो है ईश्वर की आराधना होती है, साधना होती है। तो उससे हमारा मनोरंजन भी हो जाता है, यह साइड इफेक्ट है, किंतु उसका मूल उद्देश्य जो है ईश्वर निष्ठा है। किसान खेती बोता है, क्रॉप जब आता है, उसका फसल जब आता है, तो उस फसल का एक हिस्सा जो है वो परमात्मा को समर्पित करता है। भगवान की दया से हमारी खेती में अच्छा फसल आया, ऐसा कहता है। तो प्रत्येक बात में आप किसान से लेकर जो है वैज्ञानिक लोगों तक लीजिए, यह ईश्वर निष्ठा हर जगह हमको दिखाई पड़ती है। सभी वस्तुओं का, सभी कार्यों का अंतिम उद्देश्य जो है ईश्वर प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर निष्ठा सभी जगह अंतर्निहित होते हैं। समुत्कर्ष आधारित विकास, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय एवं निश्रेयस दोनों सिद्ध होते हैं, वह धर्म है। कि अभ्युदय क्या है? अभ्युदय यानी डेवलपमेंट, विकास। निश्रेयस यानी क्या? निश्रेयस यानी अंतिम जो लक्ष्य है, मुक्ति है या परम ईश्वर प्राप्ति है, वह निश्रेयस है। जन्म मरण इत्यादि चक्र से मुक्ति जो है वह निश्रेयस है। तो अभ्युदय एवं निश्रेयस
दोनों जिससे प्राप्त होते हैं वह धर्म है। तो इस प्रकार उदाहरण के लिए हम नेचर का एक्सप्लॉइट करते हैं, करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं आजकल। प्रकृति का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। ये जो डिस्टिंक्शन है दोहन और शोषण के बीच में, प्रकृति का शोषण न करते हुए उसका दोहन करना चाहिए। गाय का जो है दूध जो है उसे दोहन कहा जाता है, दूध निकालना नहीं कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रकृति का दोहन करते हुए उसको परिपुष्ट करते हुए हमें अपना अभ्युदय करना चाहिए। जमीन को खराब ना करते हुए, जंगल को खराब ना करते हुए, पूरे पानी को न सुखाते हुए हमें जितना चाहिए उसका उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ वो चलता रहे, वह प्रक्रिया चलता रहे। इसलिए कितने पेड़ लगाना, क्या क्या जमीन का केयर करना चाहिए इत्यादि जो भी प्रक्रिया है एज रिटर्न, यह समुत्कर्ष आधारित विकास है। प्रकृति का नाश या किसी का नाश न करते हुए उसका दोहन करने की जो प्रक्रिया है, यह जो विजडम है, यह जो विवेक है, यह भारत में दिखाई पड़ता है। यह विवेक न होने के कारण नहीं, आजकल ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि बहुत सारी समस्याएं हम वैश्विक रूप से हम देख रहे हैं। छठी बिंदु यह है कि भारतीय संस्कृति एक राष्ट्रीय चरित्र है। आप वैदिक प्रार्थनाओं में देखिए, कहीं भी देखिए, हम पूरे राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से हमें कार्य करना चाहिए, ऐसा हमें सिखाया जाता है। राष्ट्रीय प्रार्थनाएं भी बहुत सारे हैं, राष्ट्र का माय हो तव्या राष्ट्रम वै राष्ट्रभृता, ऐसा यजुर्वेद में भी आता है। पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए जो भी हमारी प्रक्रिया है वह राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, परिवार के लिए उपयोगी हो, आखिर में हमारे लिए भी उपयोगी हो। यह समन्वय जो है, यह बैलेंस जो है, यह है। और उसका आधार जो है वह सामूहिक चरित्र। हम अकेले नहीं हैं। मुझे आप देखिए, कोई भी किसी भी गांव में अमीर होता है, संपन्न व्यक्ति होते हैं, तो वह संपन्न व्यक्ति पुराने जमाने में क्या करते थे, वो पूरे ग्राम की देखभाल किया करते थे। मैं अकेला सुखी रहूं यह नहीं मानते थे, हम सब एक है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको सोशलिज्म या कम्युनिज्म की तरह सबको बुला के सबको पैसे बांट दो या सब अपने जमीन का हिस्सा करके सबको दे दो, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था के अंतर्गत हम सामूहिक रूप से जीवन जी रहे हैं, हम अकेले हम जीवन नहीं जी सकते हैं। यह चरित्र सब लोगों में है। यह इसका विस्तृत रूप ही राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय चरित्र ही इसमें छठी बिंदु है। और सातवीं बिंदु है पारिवारिक मूल्य। आप किसी भी दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं भैया 1 किलो तेल देना, और पानी पूरी वाले को भी लोग भैया कहते हैं, और चाचा जी कहते हैं, दादाजी कहते हैं। तो ये क्या है, किसी को अपने परिवार का हिस्सा मानना यह अत्यंत स्वाभाविक है। भारत में अत्यंत स्वाभाविक है। जब हम वेस्टर्न कंसेप्ट में फैमिली कहते हैं तो पति पत्नी और बच्चे इतने सीमित रह गई है फैमिली। भारतीय परिवार जो है बहुत विस्तृत होता है, और जितने संसाधनों में, जितने रिसोर्सेस में जितने लोग रह सकते हैं उसको तो परिवार मानते ही है, एक साथ रहते हैं। तो एक साथ नहीं रहते हैं, उनको भी पारिवारिक भावना से, एक आत्मीयता से संबोधित करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये जो पारिवारिक एक्सटेंशन है, परिवार भाव का विस्तृति है, यह विस्तृत होकर पूरे विश्व को परिवार मानने की प्रक्रिया तक जाती है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो कॉन्सेप्ट है वह इसका ही, पारिवारिक मूल्य का ही विस्तार है। आठवीं बिंदु यह है यज्ञ कर्म। भारतीय संस्कृति में यह समझा गया कि यज्ञ जो है यह अनिवार्य है। यज्ञ क्यों अनिवार्य है? ये एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ करना एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे हमें करना ही चाहिए। यदि हम नहीं करेंगे तो हम खोएंगे। इसको समझने के लिए हमें यज्ञ की प्रक्रिया समझना पड़ेगा। यह बड़ी इकाई है, लार्जर यूनिट है, और यह छोटी इकाई है। यह समष्टि है और यह व्यष्टि है। बड़ी इकाई से क्या होता है? बड़ी इकाई से छोटी इकाई का योगक्षेम देखा जाता है।
उदाहरण के लिए एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन होता है, बड़ी धर्मशाला होती है, वो जो है बहुत सारे लोगों का देखभाल करता है, योगक्षेम वहन करता है। उस योगक्षेम के प्रति जो है हम कर्म करते हैं, उल्टे में उसके रिटर्न में हम कर्म करते हैं, उस कर्म से कर्म फल मिलता है। वो कर्म फल जब मिलता है तो उस कर्म फल का क्या करें, उसे उसी धर्मशाला में बस हम दान दे रहे हैं। समाज के कारण हम जो है हम विद्या पाते हैं, विद्या पाने के बाद हम काम करते हैं, काम करने के बाद हम कमाते हैं, कमाने के बाद फिर से उसी समाज में उसका उपयोग करते हैं। ये जो यज्ञ की प्रक्रिया है, यह जिस दिन रुक जाएगी तो उस दिन सारी सृष्टि रुक जाएगी। आजकल इसी को सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। IIM जैसे बड़े बड़े मैनेजमेंट के संस्थानों में भी सस्टेनेबिलिटी को पढ़ाया जाता है। तो उस सस्टेनेबिलिटी का इवॉल्व्ड वर्जन जो है, अत्यंत समृद्ध स्वरूप जो है, वह यज्ञ प्रक्रिया है। आप देखिए, किसी मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में तीर्थ लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो वहां पर हुंडी में पैसा डालते हैं, पंडित जी को भी दक्षिणा देते हैं। क्यों देते हैं? हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसके रिटर्न में हमें कुछ देना ही है। यह संपूर्ण भारत में व्यवहार में है। बहुत सारे लोगों के पास, किसी के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो ये खाली हाथ क्यों नहीं जाना चाहिए? उनसे हम कुछ ले रहे हैं, उनका समय ले रहे हैं, कुछ वस्तु नहीं ले रहे तो कम से कम उनका समय तो ले रहे हैं ना। उसके बदले में उनको हमें कुछ देना ही पड़ेगा, योगदान देना ही पड़ेगा। यह जो प्रक्रिया है, आप मंदिर की दक्षिणा से लेकर प्रत्येक विषय वस्तु में आप देखेंगे ये रहता ही है। आप आजकल फिल्मों में वगैरह जो है, ये श्रेष्ठी हमको बड़ी लालची दिखाते हैं, मगर आप पुराने जमाने के जो व्यापारी लोग होते हैं उनके आप साथ व्यवहार करेंगे तो देखेंगे भूल चूक लेन देन ऐसा नीचे लिखा हुआ होता है। उसके साथ वो अपना घटा देते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए 99 रुपीज हुआ है तो वो 90 रुपीज लेते हैं, 9 रुपीज छोड़ देते हैं। ऐसा भी उसको भूल चूक लेन देन ऐसा कहा जाता है, उसको राउंड अप किया जाता है। आप किसी से सब्जी लेते हैं तो आलू, टमाटर इत्यादि सब कुछ आप लेने के बाद, उसका पैसा देने के बाद सब्जी वाले क्या करते हैं, कुछ कड़ी पत्ता कुछ लेके, धनिया कुछ लेके आपको बैग में डाल देते हैं फ्री में। आपने पूछा ही नहीं, फिर भी वो डाल दिए। ये पारंपरिक रूप से व्यवहार में जो अनपढ़ लोग जिनको हम कहते हैं, उनमें भी यह प्रैक्टिस है, यानी कि हमारे पास जितना हम लिए उससे ज्यादा हमें देना ही है। ज्यादा हम लेंगे तो हमारे ऊपर ऋण लग जाएगा, ऋणानुबंध कहते हैं ना, तो हमारे ऊपर ऋण किसी का न रहे। ये बोझ हमारे ऊपर, हमारा किसी का बोझ हमारे ऊपर न रहे, इसका जो है परिज्ञान सभी लोगों में, सभी स्तरों में, समाज में है। शास्त्रीय जीवन दृष्टि में साइंटिफिक व्यू ऑफ लाइफ। कोई भी वस्तु हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी पद्धति हो, यह शास्त्रीय है क्या, ऐसा हम देखते हैं। साइंस शब्द का ही अर्थ शास्त्र है। भारतीय भाषाओं में उदाहरण के लिए रसायन शास्त्र, भौत शास्त्र इत्यादि शास्त्र जो है, यह साइंस ही है। कालांतर में क्या हुआ, 60s 70s इत्यादि में हमारे NCERT इत्यादि जो भी पाठ्य पुस्तक लिखने वाले इत्यादि लोग जो बने, बाहर के विचार के लोग, उन्होंने शास्त्र शब्द हटाकर वहां पर विज्ञान शब्द डाल दिया, रसायन विज्ञान, भौत विज्ञान ऐसा। किंतु आप आज भी देखिए, सोशल साइंस को समाज शास्त्र ही कहा जाता है। तो ऐसे दक्षिण केरल में शास्त्र परिषद है, वो केरल साइंस एसोसिएशन है। आंध्र प्रदेश में, तेलुगु में, बंगाल में शास्त्री कहते हैं साइंटिस्ट को। तो यह शास्त्रीय है क्या, कोई भी वस्तु हम ये अशास्त्रीय है, ये शास्त्रीय है, ऐसा हम क्लियर डिस्टिंक्शंस करते हैं। तो ये साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, इसके प्रति हम सजग रहते हैं भारतीय। हम बिलीफ सिस्टम हमारा कोई नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है हमारा। इसलिए शास्त्रीय जीवन दृष्टि भारतीयता का मुख्य अंग है। और उसके अतिरिक्त अंत में इतिहास से बद्ध नहीं होना अथवा नई परंपराओं का निर्माण करना, ये 10वां बिंदु है। इसको एकेडमिक लैंग्वेज में नॉन हिस्ट्री सेंट्रिक कहते हैं। हिस्ट्री सेंट्रिक होना यानी क्या, इतिहास में कोई घटना हुई है
उसका हमें इमिटेशन करना चाहिए। उदाहरण के लिए मोहम्मद साहब ने अपने पत्नी को 3 बार मारा, तो आज हम अपनी पत्नी को 3 बार मार सकते हैं। ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं को, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को लेके उसका इमिटेशन आज हम कर सकते हैं। वही परंपरा है, वही ग्रांटेड है। ये कुरान से ग्रांटेड है क्या, ये हदीस से ग्रांटेड है क्या? ऐसे जो नियम बनते हैं, वो नियम किस आधार पर बनते हैं? इतिहास में हुई किसी घटना के आधार पर बनते हैं। क्रिश्चियनिटी का भी उदय ऐसे ही हुआ, किसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर ही बना है। मगर भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय जीवन पद्धति जो है, ये इतिहास से बद्ध नहीं है, हिस्ट्री सेंट्रिक नहीं है। इतिहास में राम जी हो या कृष्ण जी हो, कृष्ण जी ने अष्टमहिषी, कृष्ण जी की 8 शादियां हुई थी अधिकृत रूप से, अष्टमहिषियां थी उनकी। तो क्या आज हम 8 शादी हम अलाउड है ऐसा हम कहते हैं? और इतिहास में आयुध पूजा होती थी। आयुध पूजा यानी युद्ध में जो प्रयोग होते हैं उनकी पूजा की जाती थी। आयुध पूजा के दिन, विजयदशमी से पहले आयुध पूजा की जाती है। तो उसमें बैलगाड़ियों की भी पूजा की जाती थी पहले। आज बैलगाड़ी चले गए, ट्रैक्टर आ गए, तो आज हम ट्रैक्टर की पूजा करते हैं। नहीं, पुराने जमाने में बैलगाड़ी की पूजा होती थी, इसलिए आज बैलगाड़ी लाओ उसकी पूजा करेंगे, ऐसा हम बैलगाड़ी लाने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं, हम उस सिद्धांत का, उस व्यवहार का अनुसरण करते हैं, किंतु ऐतिहासिक घटनाओं का अनुकरण, हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। समय के साथ हम बदलते जाते हैं। हम युक्ति, सनातन तत्व मैंने बताया, दशकम धर्म लक्षणम, 10 तत्व जो बताया सनातन, उसमें अगर फिट होता है तो हम किसी भी प्रकार के चेंज करने के लिए हम तैयार हैं। हम ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर वैसा ही आज भी होना चाहिए, ऐसा हम रिजिड नहीं है। ये 10वीं बिंदु है। इसको पूरे 10 बिंदुओं को एक साथ हम देखेंगे तो जीवन दृष्टि क्या है? दृष्टि, सिद्धांत, अनुष्ठान, ये 3 हिस्सा है। हम जो है पूरे विश्व में, विश्व जो सृष्टि है, सृष्टि एक है, एक ही शक्ति से बनी है, और सृष्टि में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यह जो है, यह अनुभूति से मिला हुआ दृष्टि है, मिली हुई दृष्टि है। उस दृष्टि के आधार पर हमने मूल्यों को निर्धारित किया। अगर ऐसी सृष्टि है, एक ही सृष्टि है, इस सृष्टि में एकात्मता है, तो उस एकात्मता के अनुसार हमें कैसे जीना चाहिए, उसका कंप्लीट जो है हमें प्रयोजन कैसे लेना चाहिए, उसके अनुरूप कैसे जीना चाहिए, ऐसे हम सिद्धांत बनाए। सिद्धांत ही मूल्य है, जीवन मूल्य है, सनातन मूल्य है। उन मूल्यों के आधार पर परंपराएं बनी। उदाहरण के लिए, मैंने सब्जी बेचने वाले जो है अपने पास कुछ रखते नहीं है, ज्यादा ही दे दे, जितना हमने पैसा दिया उससे ज्यादा ही हमें दे देते हैं, ऐसा मैंने कहा। ये अलोभ, अलोभ जो है, ये अलोभ की प्रैक्टिस है। जो सब्जी बेचने वाला होता है, वो उसको पता नहीं, वो शब्द पता नहीं, लोभ शब्द भी पता नहीं, अलोभ शब्द भी उसको पता नहीं। उसकी परंपरा में आई है, वो उसके पिताजी वैसा करते थे, वो भी वैसा करता है, या उसके कल्चर, इमोशनल कल्चरिंग ही वैसी हो चुकी है। इस प्रकार हम इन मूल्यों को व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में हम देखते हैं। तो दृष्टि के आधार पर सिद्धांत, सिद्धांत के आधार पर व्यवहार अथवा अनुष्ठान, ये व्यवहार ही परंपरा मानी जाती है। इस प्रकार हम भारत में भारतीयता के 10 सूत्र, इसमें हम और विस्तृत रूप से जा सकते हैं, बहुत डिटेल में जा सकते हैं, किंतु उसके लिए बहुत सारे शास्त्रों को कोट करना पड़ेगा, एनेक्डोट्स लेना पड़ेगा। ये सब करेंगे तो कम से कम 2-2.5 घंटे तक हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे लगता है संक्षिप्त रूप से इतना, भारतीयता के 10 बिंदु जो है, यह पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। इस विषय में एक पुस्तक का लेखन भी चल रहा है इन्हीं विषयों को लेकर। जब प्रकाशित होगा तो उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर प्रणाम। मैं बैंक में काम करता हूँ और साथ में सामाजिक रूप से कनेक्टेड भी हूँ, और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जो बड़े बड़े, जो दिल्ली में एनसीआर में जो बड़े बड़े स्कूल में इंटरनेशनल शब्द लगाते हैं,
पहली बात तो ये है कि बोलचाल में और स्कूल के नाम में लेके बहुत कुछ चीजों में देखा हूं कि भारतीयता हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू करनी चाहिए, उदाहरण से। जैसे कि मैं ये देखा हूं कि बच्चे जो है सुबह उठ के उनको गुड मॉर्निंग बोलना बहुत जरूरी दिखता है मुझे अपर मिडिल क्लास में बहुत जगह। जैसे बच्चे लोग सुबह प्रातःकाल उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग डैड मॉम, और ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो वहां से हम कैसे स्कूल के बच्चों से लेके वो कैसे हम भारतीयता से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा छोटा सा मेरे मन में सवाल आया। इसका कारण यह है कि गुलामी मानसिकता ही इसका कारण है। गुलामी मानसिकता यानी जो हमारे देश के ऊपर आक्रमण इत्यादि हुए, कॉलोनाइजेशन हुआ, इस समय आपको मैकाले का ही उदाहरण देना पड़ेगा। मैकाले का उदाहरण यानी इस विषय में बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब तक आप किसी देश की संस्कृति को नहीं तोड़ेंगे तब तक उस देश पर आप राज नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझ गए थे वो लोग, इसलिए उन्होंने ब्राउन साहेब्स को बनाया। ब्राउन साहेब्स को, ब्राउन कलर होता है मगर वो उनकी उनकी विचारधारा, उनकी जीवन शैली इत्यादि जो है वह अंग्रेज होती है। इस प्रकार के लोगों को तैयार करने के उद्देश्य से ही शिक्षा व्यवस्था का जो हमारे यहाँ अभी चल रहा है उसका निर्माण हुआ था। आप मैकाले के स्टेटमेंट्स इत्यादि भी पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि उनका उद्देश्य जो है ब्राउन ब्रिटिशर्स को तैयार करना था। उसके बाद में अमेरिका इत्यादि कई देशों में जो आर्थिक विकास है, टेक्नोलॉजिकल विकास इत्यादि जो भी हुआ है, तो वहाँ पर अप्रिशिएट होना, एक जमाना ऐसा था कि फॉरेन कोई जा रहा था, अरे वो फॉरेन जा रहा है, ऐसा कोई बड़ी अचीवमेंट है जीवन में, ऐसा किसी को लोगों को लगता था। यानी वह प्रदेश जो है वह विकसित है, वहाँ के तौर तरीके इत्यादि जो है सोफिस्टिकेटेड है इत्यादि, उनके प्रति सुपीरियर भाव रहना और अपने आप के प्रति इंफीरियर भाव रहना, आत्मन्यूनता भाव रहना, यह जो है ये स्ट्रेटेजिकली किया हुआ प्रयास है। उस प्रयास के रिजल्ट के रूप में क्या हुआ है, हमारे यहाँ जब तक हम उन जैसा नहीं बनेंगे तब तक हमारा मूल्य नहीं रहेगा। अनलेस यू स्पीक इंग्लिश यू आर अनएजुकेटेड, ऐसा कहा जाता है। कोई टीवी चैनल, इंग्लिश चैनल में अगर कोई हिंदी में बोल रहा है तो इंटरव्यूअर ऐसा देखता है कि अरे ये अनएजुकेटेड लोगों से मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। उनको लगता है कि अंग्रेजी बोलना जो है ये एजुकेशन। इस प्रकार आत्मन्यूनता भाव, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये बिल्ड किया हुआ है, इसको एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ भारत को आर्थिक रूप से वैश्विक मंच पर ऊपर आना पड़ेगा। जब भारत वैश्विक मंच पे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूप से इंटरनेशनली हम स्ट्रांग होंगे, तब जो है ये इंफीरियर भाव अपने आप चला जाएगा। जब चला जाएगा तब जो है इमिटेशन रुक जाएगा। तो जो श्रेष्ठ है उसका अनुसरण जो है ये स्वाभाविक है। इसका उल्लेख गीता में भी आता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं समाज में, वो जैसा करते हैं समाज उसका अनुसरण करता है। समूह का अपना व्यक्तित्व तो नहीं होता, अपना फर्म ऐसा कोई समूह का विचार नहीं होता है। समूह क्या करता है, नायक के पीछे जाता है। तो नायक किसको, हम जो नायक मंच पे दिखाई देते हैं उसका अनुसरण होना स्वाभाविक है। फिलहाल जो है अमेरिका इत्यादि देश जो है वो नायक की तरह दिख रहे हैं। उनका कितना कर्जा है, उनकी इकोनॉमी कितनी डूबने वाली है, उनकी स्थिति क्या है, वो सब बाहर पता नहीं होता है। बाहर का इमेज क्या है कि वहाँ साफ सुथरी जगह है, अच्छी देश है, उनके जैसा हमें बनना चाहिए, ऐसा जो इमिटेशन वाली जो माइंडसेट है उसके कारण होता है। इसको ए तुम मम्मी डैडी मत बोलो ऐसा हम कहेंगे तो एक मॉरल एनफोर्समेंट हो गया। ऐसा न करते हुए अपने जीवन पद्धति के प्रति हम उनके अंदर गर्व उत्पन्न करेंगे, इंफीरियरिटी को कम करेंगे, तब ये स्वाभाविक रूप से पिताजी कहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। दत्तराज जी बहुत धन्यवाद एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैंने आपके पिछले भी वीडियोस देखे थे जिसमें आपने पूजा पाठ के बारे में बहुत सारी डिटेल बताई। मैं अभी यूएस में रहता हूँ, न्यू जर्सी में सेटल हूँ, और बहुत हद तक जब हम स्कूल में थे और हमारे पास एक सब्जेक्ट था, उसका नाम है समाज विद्या। इसके अंदर हम लोग सिर्फ
भारत के बारे में पिछले 1000 सालों के बारे में ही हिस्ट्री जानते हैं, राइट। और जब जब इंटरनेट के आने के बाद जब हमने ज्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब पता चला कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे स्क्रिप्चर्स कैसे हैं। और आपने अपने पहले वीडियो में बोला था कि आप एजुकेशन रिफॉर्म के बारे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम लोग ऐसा कौन सा चेंज दे सकते हैं जिसके कारण हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको हमारी भारतीयता की जो संस्कृति है उसके बारे में पता चले, और ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्ट बेस्ड हो। एटलीस्ट बच्चे को जब तक वो दिखाया नहीं जाता तब तक वो पता नहीं चलता। यहाँ पे यूएस में आने के बाद मैंने देखा कि यूएस की जो हिस्ट्री है वो जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं उसको वही बताई जाती है जो यूएस की हिस्ट्री है। तो इंडिया में वैसा क्यों नहीं है, और वहां पे क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया, और उसको चेंज करने के लिए क्या हमारे स्टेप लिए जा रहे हैं? आपने एचआरडी मिनिस्ट्री को पूछने वाले प्रश्न मुझे पूछ लिया, ठीक है। बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अभी जो नेशनल पॉलिसी आई है, नई पॉलिसी, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। केवल पॉलिसी अप्रूव हुई है कैबिनेट्स द्वारा। वह जब पॉलिसी लागू होना शुरू होगी तब बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। उसके साथ साथ एनसीईआरटी इत्यादि जो किताब लिखे जाते हैं, जो कमिटीज़ होते हैं, उन कमिटीज़ में जो लोग होते हैं उन सबको एकदम से हटाना और सारी पुस्तकों को एकदम चेंज करना, ये सारे बहुत सारी प्रयास से जुड़ी हुई बातें हैं, और पॉलिटिकल इश्यूज भी इसमें रहते हैं। इसलिए किसको कितना चेंज करना चाहिए, ये डिसीजन लेने के विलिंगनेस एक बात है, और अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज अनदर थिंग। पहले हमें ये ठीक नहीं है ऐसा हम कह रहे हैं, मगर ठीक क्या है उसके ऊपर लेखन इत्यादि होना चाहिए, रिसर्च इत्यादि होना चाहिए। वो काम नहीं हुआ। हम सर्वाइवल मोड में थे, हम किसी न किसी तरह से ग्रेजुएट होना चाहते थे, किसी न किसी तरह से नौकरी पाना चाहते थे, हम अपने पहले सर्वाइव होना चाहते थे। इस प्रकार पूरे देश के एक दो जनरेशन, 2-3 जनरेशन जो है अपने सर्वाइवल में ही लगे रहने के कारण वो किसी अन्य विषय में कितना गलत लिखा जा रहा है इतिहास पुस्तकों में इत्यादि विषयों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। विदेशी शक्तियां हमारे राजनीति में, उन सब के कारण बहुत सारी चीजें हुई है। इन सब को करेक्ट करने के लिए जन जागृति चाहिए। केवल ऊपर से डिसीजन लेना ही नहीं, जन जागृति होना चाहिए। जन जागृति से परिवर्तन होता है। जन जागृति का महत्व मैं आपको बताता हूँ। आज जो है 6 दिसंबर है, आज अयोध्या में राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का विध्वंस का दिन है। सोमनाथ का भी इससे बड़ी कहानी है, किंतु सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, मंदिर बनवाया गया सरदार पटेल जी द्वारा, वो मंदिर बन गया। उससे कोई जन जागृति नहीं हुई है इस विषय में। मगर सरकार ने राम मंदिर के विषय में निर्णय नहीं लिया, लोगों ने निर्णय लिया, लोगों ने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के कारण कितनी जागृति हुई है आप देख पा रहे हो। इसी प्रकार शिक्षा के विषय में भी सोशल पार्टिसिपेशन, समाज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा समाज जो है लीड लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। समाज, केवल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मिनिस्ट्री लेवल में सब कुछ बदल जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवल कंटेंट ठीक हो जाएगा, मगर जो ट्रेन्ड टीचर्स है, ऑलरेडी जो अपॉइंटेड टीचर्स है, उन सबको एकदम एक दिन में कैसे बदलेंगे? तो समाज जागृत होना चाहिए। समाज जागृत समाज के दबाव में कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था बदलती है। जब वो जागृति धीरे धीरे आ रही है, और ये जागृति के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी चाहिए, फाइनेंशियल ये भी चाहिए। जब लोग थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे तब सोचते हैं देश के बारे में कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो वह कंफर्ट हमें आ रहा है, इसलिए हम अपने रूट्स पे वापस जा रहे हैं। ये अच्छी सूचना है। 10-12 वर्षों में ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। मेरा प्रश्न ये था सर कि ये जो भारतीयता का जो एहसास है जिसके बारे में आपने बात की अभी, तो अपने देश के जो इतिहास है उसमें अगर अपने इतिहास को देखें तो बहुत सी विदेशी जातियां और भी जो शक, हूण, कुषाण इस तरह की जातियां थी, तो उन वो जो लोग बाहर से आए थे तो मेरे हिसाब से उन्होंने भारतीयता अपना ली। लेकिन जो दो प्रोफेटिक और अब्राहमिक जो दो रिलीजन है, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, ये लोग क्यों भारतीयता में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे? ये कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, हिस्ट्री सेंट्रिक रिलीजन्स है।
हिस्ट्री सेंट्रिक रिलीजन है ना, इतिहास में हुई किसी घटना के आधार पर उनका फाउंडेशन है, आधार है, वो उनका फाउंडेशन है। तो वो जब तक वो हिस्ट्री सेंट्रिक रहेंगे, वो इंसिडेंट को हम पास्ट में जाकर बदल तो नहीं सकते, इसलिए उनके विचार भी बदलना असंभव है। इसलिए वो स्वीकार नहीं करते हैं इन्वेसिव, यानी किसी पर इन्वेड करना, आक्रमण करना, उसको अपना लेना, उसको लूटपाट करना ही उसका मूल, उन दोनों मतों का मूल उद्देश्य है। वो अपने उद्देश्य को छोड़कर यहाँ पर आते ही, यहाँ के पानी पीते ही या यहाँ के हवा लेते ही ऐसे कैसे बदल जाएंगे? वो तो बदलेंगे ही नहीं, बदलने वाले है ही नहीं। किंतु वो जो उन मतों का जो प्रोपगेशन है, उस प्रोपगेशन को जब तक नहीं रोक पाएंगे तब तक वो संभव हो नहीं पाएगा। वो प्रोपगेशन रोकने के लिए ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी के रिलीजियस प्रोपगेशन को इस देश में रोका जा सकता है। इसलिए उनमें परिवर्तन यहाँ आते ही नहीं हो सकता था और आगे भी नहीं होगा ऐसा नहीं लगता है। केवल एजुकेशन, उनकी एजुकेशन में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा।